नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही पुरानी, शायद सबसे पहली शहरी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी, सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हमारे पास एनसीईआरटी कक्षा 12 इतिहास के पहले अध्याय के सारांश से जुड़े कुछ स्रोत हैं। जी हाँ। और आज हम इन्हीं की मदद से मतलब इस पुरानी दुनिया के शहरों को, उनकी बनावट को और वो आज भी क्यों अहम है, ये समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये एक फैसिनेटिंग सभ्यता है। सोचिए, ये सभ्यता करीब 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच मतलब तब फल फूल रही थी। हाँ, काफी लंबा समय था। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बातों में से एक है शहरों को बसाने का इनका कमाल का तरीका। और हाँ, वो एक लिखावट। लिपि। हाँ, लिपि, जिसका मतलब आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के जरिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर हमें इनके बारे में पता कैसे चला। कहानी शुरू होती है 1921 में। जी, 1921 दयाराम साहनी ने हड़प्पा नाम की जगह खोजी। ये आज पाकिस्तान के पंजाब में है। अच्छा, और फिर अगले ही साल 1922 में। हाँ, 1922 में आरडी बनर्जी, उन्हें मिला मोहनजोदाड़ो, सिंध प्रांत में। ये दो नाम तो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। हाँ, ये तो बस शुरुआत थी, है ना? बिल्कुल, ये दो खोजें तो जैसे दरवाजा थी एक पूरी अनजानी प्राचीन दुनिया का। इनके बाद तो जैसे खोजों का मतलब सिलसिला ही चल पड़ा। और भी जगह मिली। हाँ, बहुत सारी। राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल और आजकल काफी चर्चा में है धौलावीरा। धौलावीरा, हाँ। हरियाणा में राखीगढ़ी, न जाने कितने ही ठिकाने सामने आए। अच्छा। और इन सभी जगहों से जो चीजें मिली, उनसे सिर्फ ये नहीं पता चला कि यह सभ्यता कितनी दूर दूर तक फैली थी, बल्कि ये भी समझ आया कि इसमें कितनी विविधता थी, कितनी परतें थी। ये सिर्फ दो शहरों की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे सांस्कृतिक ताने बाने की दास्तान है जो खुलती चली गई। वाकई। अच्छा, तो इन शहरों की शक्ल सूरत कैसी थी? मतलब स्रोत क्या बताते हैं, बनावट कैसी थी? देखिए, जो सबसे प्रभावित करने वाली बात है वो है इनका नियोजन, टाउन प्लानिंग जिसे कहते हैं। हाँ, प्लानिंग। शहर बड़े सलीके से बसाए गए थे, जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है। सड़कें सीधी, एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती हुई। अच्छा। जैसे आजकल के सेक्टर होते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे किसी ने पहले नक्शा बनाया हो। इसे आजकल हम ग्रिड पैटर्न कह देते हैं। ग्रिड पैटर्न? हाँ, लगता है जैसे आज के टाउन प्लानर हो। बिल्कुल। और ये भी है कि शहर अक्सर दो हिस्सों में बटे मिलते हैं। दो हिस्से कैसे? एक हिस्सा थोड़ा ऊंचाई पर होता था, शायद किले जैसा, जहां खास या महत्वपूर्ण इमारतें रही होंगी। अच्छा। स्रोतों में इसे सिटिडेल कहा गया है। हम इसे ऊपरी नगर या गढ़ी कह सकते हैं। और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा ज्यादा फैला हुआ, निचले इलाके में। इसे लोअर टाउन या निचला नगर कहा गया। लगता है आम जनता यहीं बसती थी। ये बंटवारा ज्यादातर बड़े शहरों में दिखता है। हाँ, ज्यादातर बड़े शहरों में ही साफ दिखता है। कमाल है। यहाँ जो बात सच में ध्यान खींचती है और जो इस सभ्यता की पहचान जैसी बन गई है, वो है पक्की ईंटों का इस्तेमाल। पक्की ईंटें उस जमाने में? जी हाँ, पक्की ईंटें, और वो भी एक स्टैंडर्ड साइज की। सोचिए, आज से हजारों साल पहले। मतलब एक ही नाप की? लगभग। आमतौर पर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुपात 4x2x1 मिलता है। इतने बड़े इलाके में एक ही नाप की ईंटें भट्टियों में पकाकर इस्तेमाल हो रही थी। ये तो किसी बड़े पैमाने पर योजना और उत्पादन की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। और फिर उनकी नालियों की व्यवस्था, अरे वो तो कमाल की थी। हाँ, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में मैंने भी पढ़ा है। लगभग हर घर में नहाने की जगह, और घर की नालियां बाहर गली की मुख्य ढकी हुई नालियों से जुड़ी हुई थी। ढकी हुई नालियां? वाह। हाँ, गंदे पानी को शहर से बाहर निकालने का इतना सोचा समझा इंतजाम उस जमाने में सचमुच लाजवाब था। ये दिखाता है कि वे साफ सफाई और शायद सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर कितने जागरूक थे। सही कहा। हैरत अंगेज, आज भी कई शहरों में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। अच्छा, तो इन शहरों में रहने वाले लोग आखिर करते क्या थे? उनका रोजगार क्या था? देखिए, स्रोत बताते हैं कि खेतीबाड़ी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी। खेती क्या उगाते थे? गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों और हाँ, कपास भी। कपास? कॉटन। जी हाँ, कपास। शायद दुनिया में कपास उगाने वाले शुरुआती लोगों में ये शामिल थे। अच्छा। खेती के अलावा भी तो कुछ करते होंगे। हाँ बिल्कुल, खेती के साथ साथ जानवर पालना भी जरूरी था। बैल, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इन सब के सबूत मिले हैं। नदियां थी तो जाहिर है मछली पकड़ना भी होता होगा, और शिकार भी। तो एक तरह की मिलीजुली अर्थव्यवस्था थी। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ हाथ का हुनर भी गजब का था। हाथ का हुनर? जैसे खुदाई में तरह तरह के मनके मिले हैं, बीड्स,
कीमती पत्थरों से लेकर सेलखड़ी, तांबे, सोने और मिट्टी तक के। अच्छा, मनके बनाने का काम। हाँ, और धातु को ढालने में भी ये माहिर थे, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण तो शायद वो कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति है। हाँ, वो डांसिंग गर्ल, उसका जिक्र हम आगे करेंगे। बिल्कुल। और मिट्टी के बर्तन भी खूब बनते थे, अक्सर काले रंग की खूबसूरत डिजाइन वाले। और व्यापार, क्या ये लोग सिर्फ अपने में ही लेन देन करते थे या बाहर भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका व्यापारिक जाल काफी फैला हुआ था। अंदरूनी व्यापार तो था ही, लेकिन बाहरी दुनिया से भी इनके रिश्ते थे। बाहरी दुनिया से कैसे पता चलता है? गुजरात में लोथल जैसी जगह पर एक ढांचा मिला है, जिसे बंदरगाह या गोदी डॉकयार्ड माना जाता है। यह समुद्री व्यापार का पक्का सबूत है। अच्छा, लोथल में डॉकयार्ड। जी, और इससे भी दिलचस्प बात, हमारे स्रोतों में मेसोपोटामिया यानी आज का इराक के साथ व्यापार का जिक्र मिलता है। मेसोपोटामिया से व्यापार? इतनी दूर? हाँ, मेसोपोटामिया के पुराने लेखों में मेलुहा नाम की जगह का उल्लेख है, जहां से वे कीमती सामान मंगाते थे। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि यह मेलुहा सिंधु घाटी का ही इलाका था। वाह, सोचिए कितनी दूर तक इनकी पहुंच थी। बिल्कुल। अब आते हैं उस चीज पर जो आज भी एक पहेली है इनकी, लिखावट, वो लिपि। हाँ, लिपि। हड़प्पा वालों की अपनी लिपि थी। मोहरों पर, तांबे की छोटी पट्टियों पर, मिट्टी के बर्तनों पर इसके निशान मिले हैं। इसमें बहुत सारे चिन्ह हैं, तस्वीरों जैसे लगते हैं, पिक्टोग्राफिक साइंस कहते हैं। हाँ, पिक्टोग्राफिक। लेकिन सबसे बड़ी उलझन ये है कि आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया। ये अनडेसिफर्ड है। जी हाँ, अनडेसिफर्ड। कितना कुछ जान पाते हम इनके बारे में अगर ये लिपि समझ आ जाती। क्यों इतनी मुश्किल ऐसे पढ़ना? मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें कोई द्विभाषी लेख नहीं मिला है। जैसे मिस्र की लिपि पढ़ने में रोजेटा स्टोन से मदद मिली थी ना, हाँ हाँ, वैसा कुछ यहाँ नहीं मिला। और जो भी लिखावट मिली है वो बहुत छोटी छोटी है, ज्यादातर मोहरों पर कुछ चिन्हों के रूप में। अच्छा, बस कुछ निशान। हाँ, जब तक कोई लंबी लिखावट या किसी जानी हुई भाषा के साथ इसका अनुवाद नहीं मिलता, इसे समझना बहुत कठिन है। इसीलिए उनकी भाषा क्या थी, वे क्या सोचते थे, उनका समाज कैसा था, ये सब हमें सीधे तौर पर पता नहीं चलता। हमें जो भी अंदाजा लगाना पड़ता है वो खुदाई में मिली चीजों के आधार पर ही लगाना पड़ता है। जैसे मूर्तियां, मोहरें, इमारतें, कब्रें। बिल्कुल, उन्हीं से अंदाजा लगाते हैं। तो इन चीजों से उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में क्या अंदाजा लगता है? क्या मानते थे वो लोग? काफी दिलचस्प चीजें सामने आती हैं। जैसे बहुत सी मिट्टी की नारी मूर्तियां मिली हैं। नारी मूर्तियां? हाँ, जिन्हें अक्सर मातर देवी कहा जाता है। लगता है देवी पूजा का काफी चलन रहा होगा। अच्छा। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये महज एक व्याख्या है, इस पर कुछ विद्वान सवाल भी उठाते हैं। ठीक है। इसी तरह एक मशहूर मोहर है जिस पर एक योगी जैसी मुद्रा में बैठे व्यक्ति की आकृति है, जिसके आसपास जानवर बने। हाँ, वो मैंने देखी है, पशुपति वाली मोहर। जी, उसे कई लोग पशुपति महादेव यानी शिव का पुराना रूप मानते हैं, पर यह भी एक व्याख्या ही है, पक्का नहीं कह सकते। सब अंदाजे हैं ज्यादातर। इसके अलावा पेड़ों जैसे पीपल और जानवरों, खासकर वो कुबड़ वाले बैल की पूजा के भी संकेत मिलते हैं। तो लगता है प्रकृति पूजा का भी महत्व था। और समाज कैसा था? शहरों की बनावट, एक जैसी ईंटें, मोहरें, वो वजन के बाट भी तो एक जैसे मिले हैं। हाँ, बाट और माप की एक व्यवस्था थी। तो ये सब देखकर तो लगता है कि कोई ना कोई सिस्टम तो रहा होगा जो इन सब पर नियंत्रण रखता था, कोई सरकार जैसी चीज। हाँ, ऐसा जरूर लगता है। इतनी मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन बिना किसी केंद्रीय या कम से कम क्षेत्रीय व्यवस्था के संभव नहीं लगता। शहर साफ सुथरे थे, योजनाबद्ध थे। हाँ। जिससे लगता है कि समाज संगठित था। स्रोत इस बात का भी इशारा करते हैं कि समाज शायद खुशहाल था। और महिलाओं की स्थिति, वो मातृ देवी की मूर्तियों से कुछ अंदाजा? हाँ, मातृ देवी की मूर्तियों और नारी आकृतियों की बड़ी संख्या के आधार पर कुछ विद्वान ये भी संभावना जताते हैं कि शायद समाज में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण था, या संस्कृति कुछ हद तक मातृसत्तात्मक रही हो। मातृसत्तात्मक शायद, लेकिन यह अभी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है और इस पर काफी बहस और शोध की गुंजाइश है। समझ गई। अच्छा, कला की बात करें तो कुछ चीजें तो बहुत ही मशहूर हुई हैं। वो कांसे की नाचती हुई लड़की वाली मूर्ति तो शायद सबने देखी होगी तस्वीरों में। हाँ, मोहनजोदड़ो से मिली वो करीब 10.5 सेंटीमीटर की कांसे की मूर्ति नृत्य करती हुई कन्या, डांसिंग गर्ल, वाकई अद्भुत है ना? जिस आत्मविश्वास और सहजता से उसे दिखाया गया है, वो जमाने की धातु ढलाई की कला का बेहतरीन नमूना है। मतलब गजब की कारीगरी थी। और वो पुरोहित राजा वाली मूर्ति, हाँ, वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है, सेल खड़ी पत्थर की बनी, पुरोहित राजा, प्रीस्ट किंग, वो भी बहुत खास है।
इसमें एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को दिखाया गया है जिसने एक तिपतिया पैटर्न वाली शॉल ओढ़ रखी है। ये मूर्तियां तो हैं ही। इनके अलावा मिट्टी की बनी छोटी छोटी मूर्तियां, टेराकोटा, जानवरों की आकृतियां, खिलौना गाड़ियां और सबसे बढ़कर वो सैकड़ों मोहरें। हाँ, मोहरें तो बहुत मिली हैं। जिन पर जानवरों की शानदार आकृतियां और वो रहस्यमयी लिपि खुदी है। ये सब उनके कलात्मक हुनर और सौंदर्य बोध को दिखाते हैं। ये मोहरें सिर्फ कला नहीं थी, शायद इनका कोई और इस्तेमाल भी होता होगा। बिल्कुल, शायद व्यापार और पहचान के लिए भी इस्तेमाल होती थी, जैसे स्टैंप की तरह। अच्छा, इतनी उन्नत, इतनी व्यवस्थित सभ्यता, आखिर इसका अंत कैसे हुआ? ये सवाल तो जरूर उठता है। क्या हुआ इन लोगों का? कहाँ गए? ये इस सभ्यता से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। मतलब कोई एक जवाब नहीं है। हाँ, स्रोत कई अलग अलग सिद्धांतों की ओर इशारा करते हैं। कुछ मानते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जिम्मेदार थीं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बार बार आने वाली बाढ़, खासकर मोहनजोदड़ो जैसे नदी किनारे बसे शहरों में इसके सबूत भी मिले हैं। या शायद बड़े भूकंप आए हों। बाढ़ या भूकंप। कुछ विद्वानों का मानना है कि नदियां, खासकर सिंधु और उसकी सहायक नदियां, अपना रास्ता बदल गईं, जिससे पानी की कमी हो गई और खेती बर्बाद हो गई। यानी कुदरत का कहर। ये एक संभावना है। दूसरी संभावना पर्यावरणीय बदलावों से जुड़ी है, क्लाइमेट चेंज जिसे कहते हैं। उस समय भी हो सकता है धीरे धीरे जलवायु बदली हो, बारिश कम हो गई हो, सूखा पड़ने लगा हो। इससे खेती पर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई होगी। अच्छा, जंगलों की कटाई, जमीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, इन सब ने भी शायद जमीन को बंजर बनाने में भूमिका निभाई हो। और वो आर्यों के आक्रमण वाली बात, वो भी तो एक थ्योरी थी। हाँ, एक जमाने में आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत भी काफी प्रचलित था, जिसके लिए कुछ पुरातात्विक सबूतों और बाद के वैदिक साहित्य का हवाला दिया जाता था। लेकिन अब ज्यादातर इतिहासकार इस सिद्धांत को या तो पूरी तरह नकारते हैं या इसे बहुत सीमित भूमिका देते हैं। इस पर काफी मतभेद हैं। तो मतलब पक्का कुछ नहीं पता। सच तो ये है कि शायद किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई कारणों, बाढ़, सूखा, नदियों का रास्ता बदलना, व्यापार में गिरावट, शायद कुछ अंदरूनी सामाजिक उथल-पुथल, इन सब के मिले-जुले असर से। अच्छा। और अलग-अलग इलाकों में अलग अलग समय पर इस सभ्यता का पतन धीरे-धीरे हुआ होगा। शहरी जीवन खत्म हो गया, लोग शायद देहातों की तरफ चले गए। ये अभी भी एक पहेली ही है। तो सब कुछ समेटते हुए इस पूरी सभ्यता की सबसे बड़ी देन या महत्व क्या कहेंगे हम? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, जैसा स्रोतों से साफ है, ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली ज्ञात शहरी सभ्यता थी। फर्स्ट अर्बनाइजेशन, पहली शहरी सभ्यता। आज से लगभग 4,500 साल पहले इन्होंने एक ऐसा संगठित शहरी जीवन खड़ा किया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। योजनाबद्ध शहर, एक जैसी निर्माण तकनीक, और वो पानी के निकास की व्यवस्था। हाँ, सबसे बढ़कर पानी के निकास की वो अद्भुत व्यवस्था। ये सब उनकी सोच और काबिलियत को दिखाते हैं। इसने भविष्य के शहरीकरण की नींव रखी। और अगर हम कुछ खास जगहों को याद करें तो जैसे मोहनजोदड़ो। हाँ बिल्कुल, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ और उसकी नगर योजना, हड़प्पा के बड़े अन्न भंडार जो अनाज प्रबंधन दिखाते हैं, लोथल का बंदरगाह जो उनके समुद्री व्यापार का सबूत है, कालीबंगा में मिले जुते हुए खेत जो उनकी खेती की तकनीक बताते हैं, और धोलावीरा की तो बात ही क्या, उसकी अविश्वसनीय जल प्रबंधन प्रणाली, वो तालाब, वो नहरें, कमाल है। और राखीगढ़ी जैसे स्थल जो भारत में मिले सबसे बड़े स्थलों में से हैं, वो लगातार नई जानकारियां दे रहे हैं। ये सब इसी महान सभ्यता के अलग अलग पहलू उजागर करते हैं। तो आज हमने इन स्रोतों के आईने में सिंधु घाटी सभ्यता की एक झलक देखी, एक ऐसी दुनिया जो अपने समय से बहुत आगे थी। कमाल की शहरी योजना, एक रहस्यमयी लिखावट, कला का अद्भुत नमूना और एक ऐसा अंत जिसके कारण आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। बिल्कुल, भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय जो गर्व भी महसूस कराता है और सोचने पर भी मजबूर करता है। हाँ। और यहाँ एक बात सोचने लायक है जो इन स्रोतों से उभरती है। हमने देखा कि धौलावीरा जैसी जगहों पर पानी बचाने और संभालने का कितना बेहतरीन इंतजाम था जी। और बाकी शहरों में भी नालियों की व्यवस्था कितनी उन्नत थी। वे पानी की कीमत समझते थे। सही बात है। आज जब हमारे आधुनिक शहर पानी की कमी, बाढ़ और टिकाऊपन, सस्टेनेबिलिटी जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, हाँ, ये तो बड़ी समस्याएं हैं आज। तो क्या हम इन हजारों साल पुरानी बस्तियों के योजनाकारों से कुछ सीख सकते हैं? क्या उनकी इंजीनियरिंग और पानी प्रबंधन की समझ आज भी हमारे काम आ सकते हैं? यह सवाल अपने आप में एक गहरा चिंतन मांगता है। वाकई बहुत जरूरी सवाल है।
इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।